पिछले 4 अति संक्षिप्त लेक्चर में मैंने प्राचीन भारत के साहित्य और अभिलेखों पर प्रकाश डाला था। जो अति महत्वपूर्ण मुझे लगे बस उनकी चर्चा मैं किया था और आगे भी मैं वही सब करता रहूँगा जिससे विद्यार्थियों को लाभ हो सके। अभी मेरा मुख्य पर्पस 69th बीपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करना है जिससे उन्हें परीक्षा में लाभ हो सके। और इसी कड़ी में आज मैं प्राचीन भारत के कुछ सिक्कों पर संक्षेप में प्रकाश डालता हूँ। ऋग्वेद में निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है जिसे कुछ विद्वान मानते हैं कि यह सिक्का होता था सोना का, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि निष्क स्वर्ण आभूषण होता था। तो यहां थोड़ा विवाद है। भारत में वस्तुतः जो सिक्के प्राचीनतम उपलब्ध हैं, साहित्य में तो ठीक है, वैदिक साहित्य में भी मिलते हैं, कंफ्यूजन है उस पर, लेकिन पुरातात्विक उत्खनन में जो सिक्के उपलब्ध भारत में हुए हैं, प्राचीनतम सिक्के, वे लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, उसके पहले के नहीं है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल तक सिक्कों की जितने भी प्रकार मिले हैं, बड़ी संख्या में जितने सिक्के मिले हैं, खासकर नंद और मौर्य काल की, इन सभी सिक्कों को आहत सिक्का या पंच मार्क क्वाइन कहा गया है, जिसका मतलब है कि इन सिक्के के दोनों ओर जो हैं विविध आकृतियां अंकित की गई है, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते हैं। ये आहत सिक्के जो हैं वे ज्यादातर चांदी के बने हुए मिले हैं, हालांकि कुछ तांबा के भी हैं, लेकिन ज्यादातर ये चांदी के हैं और इनके दोनों ओर चित्र अंकित है। लेकिन समस्या ये है कि आहत सिक्कों पर राजा का नाम नहीं मिलता है कि किस राजा ने इस सिक्का को चलाया। यहां तक कि आहत सिक्कों पर किस वर्ष चलाया गया सिक्का ये जानकारी भी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार ये इतिहास के अच्छे स्रोत नहीं है, लेकिन कम से कम सिक्कों से ये जानकारी मिल जाती है कि उस काल की भौतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था कैसी होगी। और बहुत से विद्वान सिक्कों पर जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं ना, उन संकेतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं और फिर काल गणना करके यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि कौन आहत सिक्के किस काल के होंगे। और इस क्रम में पाया गया है कि सबसे ज्यादा जो आहत सिक्के मिले हैं वे मौर्य काल के मिले, और मौर्य काल में भी सबसे ज्यादा आहत सिक्के जो हैं वो अशोक के काल के। हालांकि किसी भी सिक्के पर मौर्य शासकों का नाम अंकित नहीं है और किस वर्ष से जारी किया गया वह भी अंकित नहीं है, इसे ध्यान में रखना। भारत में जो प्राचीनतम स्वर्ण सिक्के मिले हैं, हालांकि चर्चा तो इसकी मैंने बताया कि ऋग्वेद में ही है कुछ विद्वानों के अनुसार, लेकिन भारत में जो प्राचीनतम स्वर्ण सिक्के उपलब्ध हैं वो मौर्योत्तर काल के हैं और यवन शासकों ने उसे जारी किए थे। और वो पहला यवन शासक जिसने भारत भूमि पर, यानी वर्तमान भारत जो है, तो यह यवन शासक जिसने भारत भूमि पर स्वर्ण सिक्के जारी किए वो थे यवन शासक मिनांडर, जिनको भारतीय साहित्य में मिलिंद कहा गया है। हालांकि मिनांडर के पहले जो यवन सब थे, डेमेट्रियस, उन सब के भी सिक्के मिले हैं स्वर्ण के, परंतु वे भारत भूमि पर नहीं मिले हैं, वे अफगानिस्तान में। सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्का जो है वो गुप्त काल का मिला है, लेकिन सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्का जिसमें प्योरिटी सबसे ज्यादा है
वह फिर कुषाण काल का मिला है। गुप्त काल के सिक्के में धीरे धीरे मिलावट बढ़ते चले जाते हैं और स्कंद गुप्त के काल तक तो मुश्किल से 50% सोना ही उसमें मिला हुआ होता है। लेकिन कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के जो सिक्के मिले हैं वे सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के हैं। दक्षिण भारतीय शासकों में जो सबसे ज्यादा सिक्के हमें मिलते हैं वो सातवाहन राजाओं के, और सातवाहन शासकों ने ज्यादातर चांदी के सिक्के जारी किए। उन्होंने शीशे का सिक्का भी जारी किया, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सिर्फ सातवाहन शासकों ने ही पोटीन का सिक्का भी जारी किया। ये पोटीन के सिक्के अन्य किसी शासकों ने जारी नहीं किए। सिक्कों के संदर्भ में आपको यह ध्यान में रखना है कि जिस काल से सिक्के पर राजा के नाम जारी करने का वर्ष और धार्मिक प्रतीक सबका अंकन हो रहा है वो है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के पहले के सिक्के में किसी भी शासक का नाम नहीं है, जबकि दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि यवन के सिक्के, कुषाण के सिक्के, गुप्त शासकों के सिक्के पर शासकों का नाम स्पष्ट रूप से अंकित है, जिससे हम लोग समझ लेते हैं कि ये किन शासक के सिक्के हैं। गुप्त काल में देखेंगे कि गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, उनके सिर्फ सोने के सिक्के मिले। समुद्रगुप्त के भी सिक्के जो हैं वो सोने के ही मिले हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए। ये गुप्त काल की बातें बता रहा हूं। मुझे चांदी के सिक्के तो प्राचीनतम सिक्के हैं, आहत सिक्के जो हैं वे अधिकांश चांदी के ही हैं, लेकिन गुप्त काल में जिसने चांदी का सिक्का सबसे पहले जारी किए हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण ये सब बातें हैं। और अब तक जो मैंने अभिलेखों पर आपको जानकारी दी, साहित्यों के बारे में बताया और सिक्कों के बारे में जो ये बता रहा हूँ, इन सबको मिला के मुझे लगता है कम से कम 2-3 प्रश्न तो बीपीएससी में आ ही जाएंगे। और फिर मैं इसके साथ साथ कुछ अन्य मुद्दों पर भी आपको बताने का प्रयास अब कर रहा हूँ। बीपीएससी पीटी में लगभग 10 प्रश्न जो मैंने कहा प्राचीन काल से रहते हैं, तो उसमें सिंधु सभ्यता से एक प्रश्न तो कम से कम निश्चित रूप से रहते हैं। और सिंधु सभ्यता तो बहुत बड़ी सभ्यता है, उस पर तो मोटी मोटी पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन उतना कहाँ से पढ़ा जा सकता है। तो सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से किन किन पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना है सिंधु सभ्यता के बारे में, उसकी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जिसमें सबसे पहला है उसका काल का, कि सिंधु सभ्यता किस काल की है। तो कई प्रकार से इसकी विवेचना की जाती है। जैसे एक, सिंधु सभ्यता जो है वो प्रोटो हिस्ट्री काल की है। प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्ट्री उस काल को कहा जाता है जिस काल में लिपि का ज्ञान तो लोगों को हो गया था, लेकिन उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और सिंधु सभ्यता उसी काल की है। सिंधुवासी जिस लिपि का प्रयोग करते थे वो तो है कि वो लोग लिपि का प्रयोग करते थे, लेकिन उनके लिपि को अभी तक पढ़ने में एक मत लोग नहीं है। तो इसलिए सिंधु सभ्यता को प्रोटो हिस्ट्री काल में रखा जाता है या आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। एक तो ऐसे होता है विभाजन। और कुछ लोग विभाजन जो करते हैं, कुछ विद्वान, वह पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल इत्यादि के आधार पर करते हैं सभ्यता का। तो उस आधार पर देखें तो सिंधु सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य काल की सभ्यता।
इसका यह मतलब नहीं है कि सिंधुवासी सबसे ज्यादा कांसा का प्रयोग करते थे, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि सिंधुवासी सबसे ज्यादा तांबा का प्रयोग करते थे। कांसा का प्रयोग तो बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी इसे कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता वाले पहले लोग हैं भारत में जिन्होंने कांसा बनाने की कला सीख ली। कांसा बनता है तांबा और टीन के मिश्रण से, ये नेचुरल नहीं पाया जाता है कांसा। तो यह धातु कला, ये धातु विज्ञान इन लोगों ने सीख लिया, जिसकी जानकारी दुनिया में उस समय बहुत से कम सभ्यता में थी। तो इस कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा। हालांकि कुछ इतिहासकार अभी तक इसे कैल्कोलिथिक भी कहते हैं, यानी ताम्र पाषाण सभ्यता, लेकिन अब वो बातें लगभग गौण हो चुकी है। तो आप लोग को ऑप्शन अगर रहे सिंधु सभ्यता ताम्र पाषाण है या कांस्य युगीन है या लौह युगीन है, तो मेरे ख्याल से आपको कांस्य युगीन ही मानना चाहिए, क्योंकि लोहा की जानकारी सिंधु वासियों को नहीं थी, इसलिए ये लौह युगीन सभ्यता नहीं हो सकती। तो इस तरह से एक बांटा जाता है। और तब फिर एक होता है काल क्रम क्या इस सभ्यता के, यानी कब से कब तक ये सभ्यता रही। तो उस पर फिर बहुत मतभेद है, विभिन्न विद्वानों के विभिन्न राय हैं। वो सब पुस्तकों सब में आप लोग को देखना हो तो देख सकते हैं, लेकिन अब संक्षिप्त समय जो है, कम समय जो है तैयारी का, तो उसमें सिर्फ ये देखना है कि सबसे सही कालक्रम क्या माना जाए। तो आजकल सिंधु सभ्यता का जो सबसे एप्रोप्रिएट कालक्रम मुझे लगता है, तो वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, या 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। तो इन दोनों में ज्यादा चलन में आजकल है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। हालांकि सिंधु सभ्यता की खोज जिनके निर्देशन में हुई थी, डायरेक्शन में, यानी जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल ने सबसे पहले इस सभ्यता का जो कालक्रम निर्धारित किया था, तो वो था 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक, यानी आज से लगभग 5400 वर्ष पहले, 5400 वर्ष पहले की सभ्यता। लेकिन कार्बन डेटिंग के आधार पर फिर जब इसके निर्धारण होने लगे धीरे धीरे, तो विभिन्न विद्वानों की विभिन्न राय उभरने लगी, क्योंकि कार्बन डेटिंग में भी 250 वर्ष का अंतराल हो जाता है, और उस आधार पर जो वर्तमान में देखा जा रहा है, तो इसे 2600 से 1900 ईसा पूर्व ही मानना चाहिए। तो ये इसके काल से संबंधित बातें हो जाती। और फिर दूसरा पॉइंट आपको खोजना है इसमें कि सिंधु सभ्यता के नामकरण से संबंधित सबसे पहला नाम जो इस सभ्यता को दिया गया 1920 के दशक में जब इसकी खोज हुई, तो जॉन मार्शल ने इसे कहा था सिंधु घाटी की सभ्यता, ये नाम दिया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह नाम दिया था जॉन मार्शल ने। लेकिन फिर धीरे धीरे देखा गया कि यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी तक ही नहीं है, बल्कि इसका विस्तार और बड़े क्षेत्र में है। तब इसका नामकरण चल पड़ा सिंधु सभ्यता, घाटी शब्द नहीं, सिंधु सभ्यता। लेकिन फिर यह भी देखा गया कि यह सिंधु सभ्यता जो है तथा कथित, ये तो सिंधु नदी से भी आगे है, दूसरे क्षेत्र में भी है। तब फिर विद्वानों ने इसका नामकरण कर दिया हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता नामकरण जो है कहा जाता है कि यह भी सबसे पहले जॉन मार्शल ने ही सुझाव दिया था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल मिला, पहला शहर मिला, वो हड़प्पा था, और उसके बाद जितने शहर मिले वो हड़प्पा से मिलते जुलते मिल रहे थे। तो पुरातत्व शास्त्र में एक परंपरा है कि किसी सभ्यता का नामकरण वह किया जाना चाहिए जहां सबसे पहले उसके अवशेष मिले।
तो सबसे पहली खोज हड़प्पा की हुई थी, तो इसीलिए इसको नाम दिया जाने लगा हड़प्पा सभ्यता। लेकिन वर्तमान में सिंधु सभ्यता का जो सबसे एप्रोप्रिएट नाम आजकल दिया जाता है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्योंकि प्राचीन सरस्वती नदी जो अब लुप्त हो चुकी है, हालांकि घग्गर नदी के रूप में इसकी पहचान की गई है, तो माना जाता है कि सरस्वती नदी का क्षेत्र बहुत बड़ा था, गुजरात से लेकर हरियाणा तक इसका विस्तार था। और सिंधु सभ्यता के अधिकांश स्थल जो फिर उत्खनन के बाद से अब तक मिलने लगे हैं, तो उसमें सिंधु नदी क्षेत्र से ज्यादा सरस्वती नदी क्षेत्र में ज्यादा शहरें, ज्यादा स्थल इस सभ्यता के मिले। इसीलिए आजकल विद्वान इसका नामकरण दे रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो अगर आप लोग से भी प्रश्न किया जाए कि वर्तमान में भारत की प्राचीनतम सभ्यता का क्या नाम है, या भारत की प्राचीनतम सभ्यता का क्या नाम है, और ऑप्शन रहे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो मेरे ख्याल से सबसे एप्रोप्रिएट यहां आपको चुनना चाहिए सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो ये 2 पॉइंट हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। और फिर आपको यह जानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सब कौन थे। तो यहाँ पर कोई विवाद नहीं है, अब यह पूरी तरह स्वीकृत है कि सिंधु सभ्यता भारतीयों की सभ्यता थी, जबकि पहले अंग्रेज विद्वान सब बताते थे कि इस सभ्यता को विदेशियों ने, मेसोपोटामिया वालों ने स्थापित किया था। परंतु अब ये सब में चर्चा भी नहीं करनी है, आपको पढ़ना भी ये सब नहीं है, सीधे आपको मानना है कि यह स्वदेशी सभ्यता थी, यहीं के लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया। भारत में ग्रामीण सभ्यता के प्रमाण 7000 ईसा पूर्व से मिल रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, बलूचिस्तान से। और बलूचिस्तान से जो ग्रामीण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं वही धीरे धीरे विकसित होते होते सिंधु नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हुआ। और फिर यह भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का स्वरूप क्या था, यानी यह ग्रामीण था या नगरीय था या अर्ध ग्रामीण था, अर्ध नगरीय था। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है सीधा कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता में नगरों की संख्या सबसे ज्यादा नहीं है। इसे हम नगरीय सभ्यता इसलिए नहीं कहते हैं कि बहुत से नगर मिले, ऐसी बात नहीं। लगभग 1500 स्थल सिंधु सभ्यता के, सिंधु सरस्वती सभ्यता के अब तक खोजे गए हैं, जिसमें नगरों की संख्या कम है, ग्रामीण सेटलमेंट ज्यादा है। और महानगर जिनको हम लोग कह सकते हैं, जैसे आजकल दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, इस तरह का, तो ऐसे महानगर में मुश्किल से 6-7 स्थल ही पहचाने जा सकते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा इत्यादि, यही सब महानगर माने गए हैं। लेकिन तब इसे नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं जब नगरों की संख्या कम है? तो बस कारण ये है कि जिस काल की सिंधु सभ्यता है उस काल में इतने विकसित नगर किसी भी अन्य सभ्यता में नहीं मिलते हैं। नगर मेसोपोटामिया में भी थे, लेकिन नगर निर्माण योजना उतनी अच्छी मेसोपोटामिया की नहीं थी जितने सिंधु सरस्वती सभ्यता की, तो इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। और कभी कभी इसके निर्माता के बारे में प्रश्न आता है कि क्या इसके निर्माता द्रविड़ थे, या क्या इसके निर्माता आर्य थे, या कुछ अन्य थे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में अब तक जो अवशेष सब मिले हैं विभिन्न प्रकार के अस्थियों के, मानव अस्थियों के, तो उससे लगता है कि यह मिली जुली संस्कृति थी, किसी एक का डोमिनेंस नहीं था, कई नस्ल के लोग थे। इसमें भूमध्य सागरीय भी थे, इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी थे, इसमें मंगोलाइड भी थे,
तो इस प्रकार से मिली जुली थी, और ये नहीं कह सकते हैं कि यह सिर्फ आर्यों की थी या यह सिर्फ द्रविड़ों की थी। हालांकि कुछ विद्वान आजकल बल देते हैं कि सिंधु सभ्यता आर्यों की ही सभ्यता थी। ऐसे प्रश्न पर विवाद तो रख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें ऑप्शन अवश्य रहेगा, मिली जुली सभ्यता थी। तो वही आप लोग को ध्यान में देना है कि विभिन्न नस्ल की पहचान की गई है। चूंकि सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, जिससे यह स्पष्ट करना मुश्किल है कि इसके निर्माता कौन थे। हालांकि सिंधु सभ्यता से हजारों की संख्या में मुहरे मिले हैं। मुहर यानी सील, जिस पर लिखावट है, और वो लिखावट की जो शैली है वो है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं अधिकांश में, जिसे बास्ट्रोफेडन कहा जाता है। शैली को बास्ट्रोफेडन, ऐसी शैली दुनिया में कहीं नहीं मिले हैं। अभी भी लिपि या तो बाएं से दाएं लिखे जाते हैं, जैसे देवनागरी वगैरह हम लोग लिखते हैं, या फिर दाएं से बाएं लिखे जाते हैं, जैसे अरबी ग्रुप की लिपियां लिखी जाती है। लेकिन ऐसा लिपि अब तक नहीं मिला है जो दाईं से बाईं फिर बाईं से दाईं लिखी जाती हो, और इसीलिए सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ना कठिन हो रहा है, जिस वजह से पूरा का पूरा ध्यान, पूरी की पूरी निर्भरता हमें जो उत्खनन से मिल रहे हैं, भवन, अन्य वस्तुएं, विभिन्न प्रकार के मृदभांड, मुहरें, उन्हीं सब के आधार पर सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, जिस पर कुछ तथ्य मैं और बताऊंगा।